द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान 18 अप्रैल को मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद पहली मरतबा टिट फॉर टैट एक दूसरे पर उन्होंने हमले किए हैं और अमरीकी सेंटकॉम ने आज ये कहा कि उन्होंने ईरान ने मुबैना तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एक कार्गो शिप जिसको ड्रोन के जरिए या अदरवाइज निशाना बनाया गया था, उसके जवाब में अमेरिका ने जो ईरान के कुछ रेडार और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनको निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा है, MOU, और उसकी खिलाफ वर्जी है। और उसके जवाब में इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि अमरीकी इन हमलों के जवाब में फिर ईरान ने जो रीजन के अंदर अमरीकी जो बेसेस हैं आइडेंटिफाई नहीं किया कहाँ पर ये हमले किए हैं, उनको निशाना बनाया है। अब जब से दोनों मुल्कों के दरमियान ये MOU पर दस्तखत हुए हैं, उसके बाद स्विट्जरलैंड में जो मुज़ाकरात हुए थे, फिर टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशन हुई है, मजीद डिस्कशन जो है वो अगले हफ्ते होनी है। तो उस बीच ये जो एक अपेरेंटली एस्केलेशन नजर आ रही है, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या ये एक वक्ती एक पॉज है, क्योंकि एट द सेम टाइम जो US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जो सरबराही कर रहे थे अमेरिका की जो मुज़ाकराती टीम थी, स्विट्ज़रलैंड में जो मुज़ाकरात हुए थे और इस्लामाबाद में अप्रैल में, उनका ये कहना था कि अगर ईरान तशद्दुद का रास्ता अपनाएगा तो उसका जवाब उसको तशद्दुद के ज़रिए दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि साथ ही ये ऑप्शंस मौजूद हैं और अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक हॉटलाइन भी है कि अगर कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है तो वो अमेरिका उसके लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने खबरदार किया है, उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ हो या अदरवाइज जंगबंदी की छोटी या बड़ी कोई भी खिलाफवर्जी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो शहबाज, इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो 24 घंटे की डेवलपमेंट है, वाइल जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन कितना चैलेंज है इस पीस प्रोसेस को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, ये पिछले 24 घंटे के जो वाकयात हैं क्लियर एक रिफ्लेक्शन है उसका। काबरन, इसका जो सिलसिला जुमेरात से शुरू हुआ, फिर टिट फॉर टैट वाला एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन क्या ये चीज़ अभी तक डिटर्मन हुए कि जो जुमेरात को पहला अटैक हुआ था किसी कार्गो शिप के ऊपर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में, वो ईरान की तरफ से ही हुआ था? क्योंकि शुरू से ही खदशा ये रहा है कि इसराइल जो है वो इस अमन माहदे के खिलाफ है और कुछ और ममालिक भी हैं जो नहीं चाहते कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन और ईरान को किसी किस्म की रिलीफ हो। तो ये पहले दिन से इस बात के खदशात थे कि पीस एग्रीमेंट होने के बाद भी इस किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जो चीज़ ट्रिगर हुई जहाँ से कि ईरान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने हमला किया है कार्गो शिप के ऊपर, क्या ईरान ने उसको कबूल किया है या अभी तक वो चीज़ जो है वो डिसाइडेड नहीं है? ईरान मेरे ख्याल में उस तरीके से उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट नहीं किया, बट हैविंग सेड दैट ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वाला मामला है ये अभी भी उस तरीके से क्रिटिकल है, क्योंकि जो कार्गो शिप था वो ताइवान का बताया जा रहा था और जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा कि उस पर 4 जो है वो हमले किए गए, 3 उन्होंने नाकाम बनाया, 1 वहाँ पर हिट हुआ। अब ईरान का जो जस्टिफिकेशन उन्होंने पब्लिकली या उसको एडमिट तो नहीं किया, बट वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो इशू वहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नया बन रहा है, ये क्योंकि 60 दिनों के अंदर एक तो ये है कि कोई वो फ़ी चार्ज नहीं करेंगे और उसको रिस्टोर करेंगे प्री वॉर जो उसका वॉल्यूम था, यहाँ से जहाज़ गुजरते थे। लेकिन ईरान की ये इंटरप्रिटेशन है कि इसका जो रूट है वो खुद डेजिग्नेट करेंगे, जितने शिप्स यहाँ से गुजरेंगे वो कोऑर्डिनेट करेंगे ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ। ये जो बताया जा रहा है कि एक तो IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम UN का एक इदारा है, उन्होंने भी एक एवैक्यूएशन ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की कि वहाँ पर जो 11,000 जो सी फेरर फंसे हुए हैं, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने एक अपना रूट यानी कि अमेरिकी नेवी के साथ मिलकर एक पैरेलल जो रूट है जो कोस्टल है ओमान के साथ जो मिलती है उसके साथ एक पैरेलल रूट जो है उसको उन्होंने बनाने की कोशिश की है। अब ईरान का ये इंटरप्रिटेशन है कि अगर वो हमारे डेजिग्नेटेड रूट के अलावा कहीं और से गुजरेंगे तो फिर हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो बताया ये जा रहा है कि जिस शिप को टारगेट किया गया था कि शायद वो कोऑर्डिनेट नहीं किया था उन्होंने ईरान के साथ। इनफैक्ट आज भी जो ब्रिटिश वो मैरीटाइम का एक इदारा जो उसको मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा है कि एक और जो शिप को एक प्रोजेक्टाइल जो है हिट किया है, अननोन, पता नहीं है किसने किया है। अब जाहिर है कि बड़ी एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो ये एक इंटरप्रिटेशन का भी इशू है। ईरान का ये मानना है कि ये सीज फायर की वायलेशन है, क्योंकि MOU में ये एग्री किया गया था कि ठीक है हम कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे 60 दिनों तक, लेकिन जो उसका रूट होगा डेजिग्नेटेड वो ईरान ही उसका तयन करेगा। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है एक पैरेलल रूट जो है वो कायम करना चाहता है ताकि ईरान का मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कंट्रोल ना हो। तो ये भी एक कंफ्यूजन है। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से
लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जिस तरह अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक एक हॉटलाइन भी है, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई मिसकैलकुलेशन ना हो, तो अगर किसी वक्त भी किसी को लगता है कि कोई अनइंटेंडेड एस्केलेशन हो सकती है तो वो हॉटलाइन का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो इन अ वे हिस्टोरिक। अगर आप देखें कि कहाँ अमेरिका और ईरान, खास करके अमेरिका जो है ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल भी कहता था, उनको दहशतगर्द मुल्क भी करार देता था, और आज उनके साथ उन्होंने यहाँ तक आ गए कि एक हॉटलाइन तक इस्टेब्लिश कर ली है जिसमें वो किसी भी मुमकिन तौर पर जो एस्केलेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम कर सकते। सो व्हाइल हैविंग सेड दैट, ये जो एस्केलेशन या अपेरेंटली टिट फॉर टैट अटैक्स हुए हैं उससे जो फ्रेजाइल नेचर ऑफ दिस MOU है, जो सीज फायर है, वो रिफ्लेक्ट तो होती है, बट एट द सेम टाइम इसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो शायद बिल्कुल उम्मीद जो है ना वो हिम्मत हार बैठी हैं या दोबारा जंग की तरफ जाना चाहती हैं। शायद कहीं ना कहीं दोनों तरफ प्रोजेक्शन ऑफ पावर भी है, ईरान अपनी पावर दिखाना चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। पाकिस्तान और कतर इसमें मीडिएटर हैं, तो ये जो दोनों मीडिएटर्स हैं इनका रोल सिर्फ मुज़ाकरात के दौरान मीडिएशन ही था, या ये गारंटर्स भी हैं कि अगर कोई जो इसका आपका MOU है इसकी कोई वायलेशन होती है तो उस वायलेशन के होने के बाद ये जो गारंटर्स हैं या मीडिएटर्स हैं उनका क्या रोल होगा इस केस में? देखिए, बिल्कुल आई थिंक पाकिस्तान और जो कतर हैं वो ना सिर्फ मीडिएटर हैं बल्कि जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस, बल्कि जो सारे मुज़ाकरात के दौर हुए उसमें मौजूद भी रहे। आगे जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस अगले हफ्ते से शुरू होनी है उसमें बाकायदा तौर पर इन दोनों मुल्कों के नुमाइंदे भी वहां पे मौजूद होंगे। सो दे आर एक्टिवली पार्ट ऑफ द डिस्कशन। नहीं, गारंटर्स का तो मेरे ख्याल में कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लिखा भी नहीं हुआ, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो दोनों गारंटी दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है क्योंकि मीडिएटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो दे कैन प्रेस अपॉन बोथ साइड्स कि वो एडहेयर करें जो भी इसके हवाले से सीज फायर की क्लॉजेज हैं उससे मुतालिक। एंड आई एम श्योर कि आज भी जैसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उसमें जो लेटेस्ट ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको डेफिनेटली डिस्कस किया होगा। तो गारंटर्स बेशक ना हो, बट पाकिस्तान और कतर स्टेक होल्डर्स तो हैं, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है कि ये जो सीज फायर हुई है, फिर जो MOU पर दस्तखत हुए हैं, जो एक रोड मैप ऑलरेडी तय हो गया है, उस पर आगे चल के अमल दरामद किया जाए। अच्छा, इसमें एक और जो इससे जुड़ी हुई चीज़ है, आप थोड़ा सा आगे इस पर मज़ीद भी बात करना चाहेंगे। जो तेल की कीमतें हैं वो एक बड़ा एक क्रिटिकल एलिमेंट पाकिस्तान में भी बनता जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें अच्छी खासी कम हुई, अब अभी तो मार्केट बंद है, मंडे को पता चलेगा कि कैसे। कल जब क्लोज हुई थी तो ऑलमोस्ट अराउंड 72 के करीब प्राइस आ गई है, लेकिन जो डाटा मेरे सामने पड़ा हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्राइस है वो ब्रेंट क्रूड के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। हम जो अरब की जो प्लाट्स है उसको लेते हैं, उसमें भी हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो उस पर मैटर करते हैं। अगर आप इजाजत दें इसको साथ ही एक्सप्लेन कर दें इस इशू को, क्योंकि जरूरी है। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वी थॉट के में भी एक और खुशखबरी गवर्नमेंट की तरफ से मिले, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं। मेरा कंसर्न दूसरा था कि बढ़ा ना दे। बढ़ा, अच्छा आपका, अच्छा मेरा कंसर्न ये था, मेरा ख्याल था कि शायद नहीं, लोग ये उससे पहले बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि एक बड़ा जो है ना वो प्राइस कट आ रहा है। नहीं, तो लोगों को हैरानी हुई जब पता लगा कि गवर्नमेंट ने उसको मेंटेन रखा है, और उसके बाद फिर काफी सोशल मीडिया के ऊपर लय दे भी हो रही है कि क्या गवर्नमेंट ने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कीमतें हैं बरकरार रखी हैं, जो फायदा आवाम को दे सकते थे वो नहीं दिया। तो जरा इस पे क्लैरिफाई थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। मैं ये क्यों कह रहा था कि बढ़ा सकते हैं, उसके कारण वजह ये थी कि पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो तेल की कीमतों में कमी हुई है वो आलमी मंडी से ज्यादा कमी की थी इन्होंने, चूंकि आलमी मंडी से ज्यादा कमी कर दी थी और उसमें जो एक फंड इस्तेमाल हुआ था, जो इजाफी कमी की गई थी 14 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर, आलमी मंडी से जो ज्यादा इजाफा इन्होंने कम किया था, और 7 रुपए डीजल के ऊपर। एक हमारा जो जहाज था शालीमार, अप्रैल 2026 में उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वहाँ से शिपमेंट्स पाकिस्तान ने करवाई थी, वहाँ से उसको जहाज़ ने वो तेल ख़रीदा था। हालांकि उसने उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के जो उस वक्त प्रीमियम थे उसकी मद में कोई सेविंग हुई थी कुछ 4-5 अरब रुपए की। उसमें तय ये पाया था कि उस वक्त जो सेविंग होगी ये जहाज़ पार्को ने, आज उस पर बात भी हमने करनी है, जो पाक अरब रिफाइनरी कंपनी है उसके बोर्ड के हवाले से, तो पार्को ने ये जो तेल इंपोर्ट किया था और जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में उसमें सेविंग, उसमें 85% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आना था और 15% पार्को को जाना था। पार्को के अंदर भी गवर्नमेंट के 60% शेयर्स हैं, तो जो 85% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर था, वो जो शेयर था उसकी मद में कोई 3.9 अरब रुपया पाकिस्तान को मिला। वो इस्तेमाल हुआ है तेल की कीमत पिछले हफ्ते
कम करने के लिए।